एक टर्म होती है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है देखो, तो मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी के बारे में। पहले तो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा शायद। एनर्जी डेंसिटी जो होता है ये होता है क्या, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है इसको बोल दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आती है। जैसे मैं यहाँ यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, नीचे वॉल्यूम लिख देता हूँ कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं बच्चों पर, हाफ CV स्क्वायर, और कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या लिख दूं, A इंटू डी। ए क्या है उसका प्लेट एरिया, और डी क्या है दोनों के बीच में सेपरेशन। ठीक है ना, तो अभी ये जो C है बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू, इस V को क्या लिख दूं बच्चों, V इक्वल टू ईडी होता है ना, V इक्वल टू ईडी होल स्क्वायर अपॉन एडी। तो यहां से A से तो गायब हो गया बच्चों, ये डी स्क्वायर, डी से डी गायब, तो ये आ गई कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो कहां है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है ना, तो ये तो हो गई क्या, इन वैक्यूम में, वैक्यूम में तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बट यही जो टर्म है ना बच्चों, मीडियम में क्या हो जाएगा, जो ये एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो है अपने पास आया, जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम, ये क्या आ गया बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये तो वैक्यूम में आ गया बच्चों, मीडियम में क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं मैं एनर्जी डेंसिटी इन मीडियम। तो मीडियम में क्या लिख दूंगा बच्चों, हाफ, यहां एप्सिलॉन एम ई स्क्वायर आ जाएगा। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या था, वैक्यूम का परमिटिविटी, तो इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर लिखा जा सकता है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बोला था बच्चों, जैसे ही मीडियम में डालता हूं, जो भी फॉर्मूले में एप्सिलॉन जीरो आता था ना, एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या आ जाएगा, बस एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर और लगा देना है आपको। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपन ने एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी आप यहां तक लिख लो बच्चों, यहां तक पूरी कहानी लिख लो आप। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं जरा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एनर्जी डेंसिटी के बाद एक टर्म आती है बच्चों, वीडियो पॉज करो और लिख डालो आप। ठीक है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका एनर्जी डेंसिटी का। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया था कि बच्चों ये एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कुछ भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना कैसे न कैसे, और सी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपन ने एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, अब यहाँ क्या होता है, अगर कैपेसिटर जो है उसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं अपन, मल्टीपल का मतलब खूब सारे अलग अलग टाइप के, तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो बच्चों, अलग अलग से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक डाल दी जाए। जैसे मान लो यहां पे मैंने कैपेसिटर बनाया, ये कैपेसिटर बनाया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे ना, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या होगा। जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक कैसे डाला गया है, अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाले जा सकते हैं बच्चों इसमें। जैसे मान लो मैंने पहला डाइलेक्ट्रिक जो है, पहला डाइलेक्ट्रिक ये इस टाइप से डाल दिया, ये फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक आ गया अपने पास। ठीक है, और सेकंड वाला डाइलेक्ट्रिक मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सेकंड में ब्लैंक है। थर्ड वाला डाइलेक्ट्रिक ये आ गया बच्चों अपने पास, ये थर्ड डाइलेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, और फोर्थ वाला जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, ये डॉट डॉट वाला आ गया, ये डॉट 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 डॉट। तो देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे अपने को 4 कैपेसिटर बनाने हैं। अब मान लो मुझे क्वेश्चन दिया होगा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए होंगे अलग अलग, जैसे मान लो ये दे दिया K4 और ये है यहाँ K2 दिया हुआ है जो ब्लैंक है पूरा पूरा, और ये अपने पास K3 है, और ये अपना सबसे ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक K1 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान समझना है यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है मुझे, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो मेरे पास ये 4 कैपेसिटर हो गए बच्चों। कितने कैपेसिटर हो गए टोटल,
4 कैपेसिटर, और 4 कैपेसिटर में जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है वो K1 का होगा, तो मैं इस K1 को ऐसे कनेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट कैपेसिटर को नाम दे देता हूँ मैं C1, फिर सेकंड कैपेसिटर को नाम दे दिया बच्चों, ये जो K2 बनेगा ना, यहां से सेकंड कैपेसिटर को नाम दे दिया अपन ने क्या, C2, और थर्ड कैपेसिटर जो आ रहा है बच्चों उसको नाम दे दिया C3, एंड लास्ट फोर्थ कैपेसिटर को नाम दे दिया C4। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब C1 कितना आएगा बच्चों? C1 जो है एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, अब यहां एरिया लिखना होगा, एरिया अपॉन D। अब एरिया में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एरिया में एक डायमेंशन तो ये क्लियर है, जैसे इसका डायमेंशन यहां से यहां तक आपको D दे दिया, मान लो ये सपोज ये तो D है, ठीक है, ये सपोज ये तो D आ गया। अब इसकी जो डायमेंशन है ना वो D इंटू, जैसे इसका डायमेंशन लिख रहा हूं D क्रॉस L क्रॉस B, ठीक है, ये इसका टोटल डायमेंशन है। अब जैसे B वाली डायमेंशन कौन सी है ये भी समझ लेते हैं, B, ये वाली B या L, B और L, D तो ये पता लग ही रहा है अपने को, यहां से यहां तक जो है ना डिस्टेंस, ये यहां से लगा के, जैसे ये वाली पहला वाला लेंथ मान लो मैंने दे दिया बच्चों, ये दे दिया आपको L1, और दूसरा वाला लेंथ दे दिया ये L2, ये L2, ये L3, सॉरी L4, और ये बीच में एक L3 भी आ गया, L3, और ये जो L है ना बच्चों, ये जो L है ये है L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। इसका मतलब अगर देखा जाए बच्चों तो हर एक डाइलेक्ट्रिक जो ये कैपेसिटर के प्लेट्स है, ये डिस्टेंस तो D सभी में कॉमन आ रही है क्या, इसका भी D होगा, इसका भी D होगा, इसका भी D होगा, इसका भी D होगा। अब इसका एरिया कितना लिखना है, पहली रेड वाली प्लेट का, देखो यहाँ D तो ये डिस्टेंस हो गई, L जो है इन चारों का सम हो गया, बट B ये वाली विड्थ रही होगी, ये वाली विड्थ जो है सबके लिए कॉमन रहेगी इस टाइप से, ठीक है, ये वाली विड्थ B सबके लिए कॉमन रहेगी। तो इसका एरिया क्या लिखूंगा, फर्स्ट वाली प्लेट का एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है ना उसकी प्लेट का एरिया जाएगा B इंटू L1 या L1B। ऐसे C2 क्या लिखूंगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट K2 L2 इंटू B अपॉन नीचे D आ जाएगा, C3 आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट K3 L3B अपॉन D आ जाएगा। ऐसे C4 भी लिखा जा सकता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट K4 L4B अपॉन D। ये तो C1 C2 C4 आ गया। अब मुझे अगर बच्चों C इक्विवेलेंट निकालना है तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस आएगा तो सोल्व कर लेना इस टाइप से, ठीक है। अगर मान लो केस फर्स्ट, ये फर्स्ट पैटर्न तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पैटर्न तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, फर्स्ट पैटर्न ऐसा हो गया, और आगे क्या हो सकता है, देखो ये पैटर्न 1 बना दिया मैंने, मतलब एक पैटर्न पे तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाला जा सकता है। दूसरा पैटर्न पे डाइलेक्ट्रिक कैसे डाला जाएगा बच्चों, दूसरा पैटर्न पे डाइलेक्ट्रिक जो है समझते हैं जरा क्या होगा। इस सेकंड पैटर्न पे बच्चों ये मान लो अपन ने A मान लिया, और ये प्लेट्स B आ गई। अब डाइलेक्ट्रिक ये जो है ना प्लेट के पैरेलल में डाल दिया गया, मान लो फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक आ गया अपने पास, ये ब्लू कलर का डाइलेक्ट्रिक, फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड वाला डाइलेक्ट्रिक ये डॉट डॉट वाला थर्ड वाला डाइलेक्ट्रिक आ गया अपने पास, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक आ गया। और नेक्स्ट वाला जो डाइलेक्ट्रिक है ना बच्चों, यहां से लगा के ये पूरा लास्ट फोर्थ वाला डाइलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है। इस टाइप से 4 डाइलेक्ट्रिक है। ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना उनके पैरेलल डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ जो है डिस्टेंस अलग अलग होगी, मान लेते हैं डिस्टेंस D1 मान ली, ठीक है, और लास्ट वाली डिस्टेंस D4 मान लिया, D4 मान लिया, और ये एक डिस्टेंस यहां से यहां तक D2, और यहां से यहां तक D3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K2, ये K3, और इसको K1 मान लेता हूं, ब्लू वाले को, ब्लू वाला K1 आ गया, और रेड वाला जो है बच्चों K4 आ गया अपने पास, ठीक है। रेड वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया अपने पास में K4, ठीक। अब इसकी जो डायमेंशन है बच्चों, इसकी ये क्या थी बच्चों अपने पास, डायमेंशन, ठीक है, ये डायमेंशन थी। यहां पे जो बच्चों डायमेंशन वैसे ही लिख रहा हूं, डायमेंशन जो है अपने पास D क्रॉस L क्रॉस B, D क्रॉस L क्रॉस B, ये डायमेंशन आ गई, ठीक है। जहां D बराबर क्या आ गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। बच्चों मैंने 4 डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, हो सकता है क्वेश्चन में 5 हो या 2 ही डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखूं, ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, ये पॉइंट B,
C1 C2 C3 C4। ठीक है, अब C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4 तो आ गया। अब यहाँ C1 का वैल्यू लिखूंगा बच्चों, C1 का वैल्यू क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट K1। अब इसका एरिया जो है, एरिया तो सबका सेम होगा, यहां से आप देखोगे ना एरिया सबका क्या होगा, L इंटू बी, और ये डिस्टेंस D1 आ गई। दूसरा C2 लिखूंगा बच्चों, तो C2 क्या आ जाएगा, C2 जो है मैं यहां लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट K2 L इंटू बी अपॉन D2 आ गया। ऐसे C3 आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट K3 L इंटू बी, और यहाँ आ गया D3, एंड लास्ट में C4 क्या आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट K4 L इंटू बी, ये D4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से मैंने जो है ये वाले पैटर्न का डायग्राम बना लिया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सबके सब किस में बच्चों, सीरीज में। तो सीरीज में 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट लिखूंगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, अच्छा ये वाला तो सी इक्विवेलेंट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ये वाला सी इक्विवेलेंट में बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो किस टाइप से, यहां से अगर आप देखोगे तो बच्चों सी इक्विवेलेंट जो निकालूंगा ना ऊपर वाला केस में, इस वाले केस में सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप सोल्व करोगे तो क्या है, देखो क्या क्या टर्म कॉमन आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ रहा है, और बी सब में कॉमन आ रहा है, और डी सब में कॉमन आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, तो ये सब में कॉमन आ गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, L1 K1 प्लस L2 K2 प्लस L3 K3 प्लस L4 K4। ठीक है, इस टाइप से लिख के ये आपने कैपेसिटेंस निकाल दिया। बट ये जो नीचे वाले केस में है ना बच्चों, ये वाले केस में मैं पूरा सोल्व करके बताता हूं आपको, और फाइनल रिजल्ट हो सके तो ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, फाइनल रिजल्ट को क्या करना है बच्चों अपने को, अगर हो सके तो आप याद रखना है इसका जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कैलकुलेट करता हूं मैं। तो पहले आप यहां तक डायग्राम बना लो बच्चों, यहां तक ये डायग्राम बना के ये पूरा लिख डालो कि अगर मान लो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आ जाए तो किस टाइप से क्वेश्चन के साथ में आपको डील करनी होगी। ठीक है, यहां तक की कहानी लिखो। अभी और भी पैटर्न सिखाऊंगा मैं बच्चों, और भी पैटर्न सिखाऊंगा। ये 2 पैटर्न तो बड़े आसान वाले थे, बाकी पैटर्न भी आसान है, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें तो क्या है ना, एक सिमेट्री से डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं ये 1/C इक्विवेलेंट वाली कहानी जो है यहां पूरी लिख देता हूं, और उसका फॉर्मेट भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो फाइनल आंसर आएगा ना इसका पैरेलल वाले का, तो वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो यहां से 1/C इक्विवेलेंट लिखूंगा बच्चों 1/C1। C1 का वैल्यू क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया सबके लिए सेम था LB, और यहाँ D1 आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट K2। आप देखना ध्यान से, वहां से मैंने मिटा दिया गया D2 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट K3 LB अपॉन D, ये क्या जाएगा 3 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट K4 LB D4। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करूंगा तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है बच्चों, यहां से देखो अगर देखा जाए तो देखो कौन कौन सी टर्म कॉमन आ गई, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन, LB कॉमन। ठीक है, तो यहां बचेगा 1/K1 D1 प्लस 1/K2 D2 प्लस 1/K3 D3 प्लस 1/, अब मैं इसको उल्टा रख दूंगा तो ये D1/K1 हो गया, D2/K2, D3/K3, D4/K4। ये इस टाइप से लिख दिया जाए बच्चों। अब मेरे को सी इक्विवेलेंट चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट LB। ठीक है, ये तो ये इधर चला गया, ये ऊपर आ गया, और ये डिवाइड में आ गया, D1/K1, D2/K2, D3/K3। सिमिलरिटी है ना, इस टाइप से जो है ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना बच्चों। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है ना, इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर डालो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बच्चों इसको याद कर लो। तो सी इक्विवेलेंट क्या है, देखो अगर देखा जाए तो ये प्लेट एरिया है क्या, एप्सिलॉन नॉट A, ये तो प्लेट एरिया है क्या, तो चाहो तो यहाँ पे A लिख लेते हैं क्या, L इंटू बी को मैं क्या लिख दिया A, L इंटू बी को जो है मैंने एरिया लिख दिया A। तो L इंटू बी को मैंने मान लिया A, और ये क्या प्लेट एरिया जो कि सबके लिए सेम था। प्लेट एरिया क्या है बच्चों, सभी के लिए सेम है। ठीक है ना, तो याद रह जाएगा। देखो अपन ने एक फॉर्मूला तो याद रखा है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C इक्वल टू क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाता तो D/K हो जाएगा, तो 2 डाइलेक्ट्रिक है, पहले के लिए D/K1 प्लस D2/K2 प्लस D3/K3 प्लस D4/K4।
K4। ये इस टाइप से आपको ये वाला जो है फॉर्मेट याद रख लेना है, तो आगे भी मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा वो बहुत इजीली आप सोल्व कर जाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक के केस में। और ये इसमें सुनो ध्यान से, हर एक डाइलेक्ट्रिक का एरिया जो है वो क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, तो यहां तक लिख डालो पहले आप, फिर देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड, फिर अगले और पैटर्न बताऊंगा। अभी और पैटर्न बाकी बच्चों, एक दो पैटर्न, मतलब ऐसा कोई याद नहीं रखना उनमें, बस आपको ये देखना है कि कैपेसिटर किस वे में बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन लिखते हैं जरा क्या है, इससे रिलेटेड लिखता हूं एक क्वेश्चन। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आसान सा, ये डाइलेक्ट्रिक ये आ गया बच्चों अपना ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्लेट एरिया मान लो ए है, प्लेट एरिया कितना मान लिया मैंने, प्लेट एरिया ए मान लिया। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कैसे रखे गए हैं, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों डी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, डी। अब मैंने क्या किया इसमें बच्चों, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक आ गया अपने पास, ये डाइलेक्ट्रिक आ गया रेड कलर का डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है टी। ठीक है, और जो दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक ये इस टाइप से आ गया ब्लू कलर का। ठीक है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक यहाँ आ गया ब्लू कलर का, और थर्ड वाला डाइलेक्ट्रिक ये ब्लैक डॉट है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से अपन ने तीन डाइलेक्ट्रिक भर दिए, और तीनों का डिस्टेंस जो है, अब मैं वैल्यू दे देता हूं मेरा, जैसे ये पूरा टोटल डिस्टेंस था ना, वो तीनों इक्वलेंट है, d/3 और d/3 और d/3, मतलब इक्वल इक्वल स्पेस पे मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, d/3 d/3 d/3। अब ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चों, ब्लू वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, वो मान लेते हैं 2r है। ठीक है, और रेड वाले का जो एप्सिलॉन आर है ना, रेड वाले का जो बच्चों एप्सिलॉन आर या के जिसको बोल रहे हैं अपन, यहाँ के लिख दिया था अपन, वो मान लिया 3 है। और ये ब्लैक वाले का जो एप्सिलॉन आर है बच्चों, ब्लैक वाले का एप्सिलॉन आर मान लेते हैं 3 है। तो इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस पता करना है मुझे। ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट या दिस सिस्टम लिख देता हूं। ये जो सिस्टम बना है ना बच्चों, इसका कैपेसिटेंस पता करते हैं जरा क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 नहीं मानते हैं, कुछ और मानना पड़ेगा, 4 मान ले, क्योंकि 3 आगे मान लिया ना, फिर दोनों सेम ही मटेरियल हो गए। चलो सोल्व करेंगे जरा क्वेश्चन को, तो सोल्व करता हूँ जरा। ये फॉर्मूला लगा दिया क्या बच्चों ने, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है, सी इक्विवेलेंट का एप्सिलॉन नॉट ए तो आई गए, यहाँ d1/k1 कितना मटेरियल है, 3 मटेरियल, तो d/3 केवल कितना आगे बच्चों 3 प्लस d/3 ये वाला कितना आगे बच्चों 2 d/3 ये कितना आगे बच्चों 4। ये ध्यान रखना, ये वाले केस में लगेगा कि जो सारी प्लेट्स है ना, जो डाइलेक्ट्रिक इस वे में भरा हो कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो प्लेट्स के पैरेलल हो, तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहाँ सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए तो ये आ गया, यहाँ आगे बच्चों d/9 d/6 और ये आगे d/12। अब चलो एलसीएम लेना होगा यहाँ से, तो एलसीएम कितना आ गया देखो, एलसीएम चेक करें। फाइनली ये वाला मिटा दे रहा हूं, ये वाला मिटा देता हूं, फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव किया है, और इसको सोल्व करके चेक करते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है। डेटा सही से सेट नहीं हुआ तो एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो सी इक्विवेलेंट आगे देखो, सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए, और डिवाइड में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा ये समझ नहीं आ रहा, 12 इंटू 9 एलसीएम हो गया, तो 12 इंटू 9 कितना होता है 108 एलसीएम ले लिया मैंने 12 इंटू 9। ठीक है ना, क्योंकि ये 12 में 6 तो आ ही जाएगा ना, 12 में 6 तो आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले d/9 प्लस ये d/9 प्लस ये d/6 और d/12 को ऐड करोगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 एलसीएम। मैं ऐसा लिख देता हूं 12, यहाँ तो आ गया 2d प्लस d, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट है d/9, ये 3d/4 तो d/4 आ जाएंगे, 3d/12 तो d/4 आ गया। ठीक है, अब कितना एलसीएम आ जाएगा नीचे 36 एलसीएम आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है, और जब पहले 36 ले लो, नहीं पे कहा है माता बच्ची बात। ठीक है, वो समझ नहीं आया मुझे पहले, यहाँ पे 36 एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट,
यहाँ बच्चों 36 एलसीएम आ गई, 36 एलसीएम आ गया तो 9 4d तो ये आ गया 4d प्लस 6d प्लस 3d, ठीक है। तो कितना आ गया 36 तो ऊपर आ गया 36 एप्सिलॉन नॉट है अपॉन 13d, तो ये अपना आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना जो भी हो, ठीक है। d/3 अपॉन 3 d/3 2 क्लियर है। तो मैंने तो यहां से सोल्व कर दिया, आपका आंसर मैच करा लेना जरा। अब क्वेश्चन में अगर बच्चों बोल दिया जाए कि पहले ये कैपेसिटर जो था ना वो एयर वाला कैपेसिटर था, तो एयर वाले कैपेसिटर का आंसर वो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होता है बच्चों। अगर एयर कैपेसिटर होता पूरा कंप्लीट, पूरे में एयर होती, ठीक है, कंप्लीट एयर होती, अगर कंप्लीट एयर होती ना बच्चों तो सी क्या लिखता मैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही तो लिखते हैं ना अपन पैरेलल प्लेट के। तो यहाँ जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ गया आपका 36 अपॉन 13 इंटू सी, ठीक है। ये इस टाइप से भी कंपेयर करा के कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन लिख लेना है फटाफट से। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लिख डालो। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ जरा क्या है। ये रिजल्ट से मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, अभी अगला जो क्वेश्चन है एक आध क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको क्या है ना ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला है मैंने, ठीक है ना। डायरेक्ट याद रखोगे तो सही है, और हो सकता है एनसीईआरटी में इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। डेरिवेशन तो नहीं है ऐसा कुछ, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड में, जो पैरेलल प्लेट वाला। चलो अगला क्वेश्चन क्या अपने पास है, अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं जरा। ये कैपेसिटर है यहाँ पे बच्चों, ये कैपेसिटर आई, ठीक है। ये तो अपन ने क्या मान लिया बच्चों प्लेट एरिया, ये तो अपना प्लेट एरिया आ गया, ये पॉइंट एक्स ये पॉइंट वाई। अब इसमें मैंने क्या कर दिया आगे, यहां से यहां तक अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ये डाइलेक्ट्रिक मान लो टी है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, और पूरा का पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है बच्चों डी है, और दूसरा जो है यहां ओपन है, मतलब यहां एयर है कुछ नहीं है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने के मान दिया। अब मुझे क्या पता करना है बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में मुझे कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना है। इसके दो पार्ट कर देता हूं बच्चों। फर्स्ट पार्ट तो ये रहा क्वेश्चन का, और जो दूसरा पार्ट है ना सेकंड वाला पार्ट इधर बना रहा हूं बच्चों। उसमें क्या देखो, ये कैपेसिटेंस आ गया, एक्स वाई बना दिया हमने, एक्स और वाई। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो डी हो गया। प्लेट एरिया यहां भी अपने को ए कंसीडर करना है। प्लेट एरिया क्या मान लिया मैंने ए, बट यहां ये वाले डायग्राम में क्या अंतर है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो लेफ्ट हैंड पे नहीं डाल के यहां पे ऐसा कुछ डाल रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा है, सेम डाइलेक्ट्रिक है, उसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा लेफ्ट साइड में है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मिडल में आ गया, थोड़ा मिडल में नहीं लेफ्ट थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब किसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस और इसके कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आएगा, यही अपने को समझना है बच्चों, ठीक है। तो समझ लेते हैं जरा। फॉर्मूला लगाता हूं मैं, इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं, यहां से सॉल्व करता हूं इसके फर्स्ट पार्ट के लिए बच्चों। तो C इक्विवेलेंट जो है वो क्या आता है एप्सिलॉन नॉट है अपॉन d1 अपॉन k1। तो यहाँ t दिया है तो t अपॉन k प्लस बचा डिस्टेंस कितना d माइनस टी अपॉन 1। एक काम करना, अगर आप क्वेश्चन लिखो और वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व करो बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व कर लो, ठीक है। तो यहां से ये जो एप्सिलॉन नॉट है, यहां से जो C इक्विवेलेंट आ रहा है ना बच्चों उसको अपन ने C1 मान लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए जो है C1 मान लेते हैं। तो ये कितना है अपने पास एप्सिलॉन नॉट है T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये ऐसा आंसर आ गया, ये फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाला केस यहां सोल्व करता हूं बच्चों, ठीक है। मतलब दोनों में क्या अंतर आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड केस में कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये अपन यहां से समझना चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये आ गया, एक काम करते हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं, ये लिख देता हूं आगे। तो ये क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट है T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में बच्चों C सेकंड ऐसा लिख देता हूं मैं, C सेकंड। तो ये वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या आएगा देखो, ये समझना है। अब आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो डाइलेक्ट्रिक के इधर एयर बची है, मतलब यहाँ एयर है और यहाँ भी एयर है,
तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन क्या है, कि ये लेफ्ट हैंड से कितना दूरी पे है, d/3 d/2, मतलब ये तो आपने दिया ही नहीं, तो बच्चों उसकी जरूरत नहीं है। आप कुछ भी मान लो उसको, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ भी मान लो आप, अननोन x y z अल्फा बीटा गामा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान समझना। मान लो मैंने ये डिस्टेंस x मान ली, मैंने ये डिस्टेंस क्या मान ली, छोटू x, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बचेगी बच्चों, d माइनस टी माइनस x, ये टोटल यहां से यहां d है क्या, तो d में से t गया और x गया, d माइनस टी माइनस x। तो अब चेक करते हैं जरा c सेकंड क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आ गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट है, सबसे पहले एयर है क्या, तो एयर का डिस्टेंस कितना, x/1 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, t/k, ठीक है, t/k, t थिकनेस है और k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रेड कलर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या मान लेना है यहाँ पे भी, ठीक है ना। और लास्ट जो है बच्चों d माइनस टी माइनस x/1, तो देखो क्या आ गया, यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना c सेकंड को, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट है अपॉन x प्लस t/k प्लस d माइनस टी माइनस x। अब आप यहां बड़े ध्यान से देखोगे ना, तो ये x जो है ना, ये x और ये x गायब हो जाएगा, मतलब मैंने ये जो x माना था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपना आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट है t/k प्लस d माइनस टी। मतलब यहां से एक बढ़िया सा रिजल्ट अपन ने क्या निकाला बच्चों, कि ये डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन कहीं पे भी हो, ठीक है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन कहीं पे भी हो, कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता, बस डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, जितना डाइलेक्ट्रिक इसमें है उतना ही डाइलेक्ट्रिक इसमें होना चाहिए और पैरेलल ही होना चाहिए। तो ये जो कैपेसिटेंस आया है ये डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन, अगर डाइलेक्ट्रिक फिक्स है, डाइलेक्ट्रिक वाला जो मटेरियल है वो फिक्स है, तो कैपेसिटर के अंदर उसको लेफ्ट में रख दो, चाहे राइट में रख दो, चाहे मिडल में रख दो, कहीं भी रख दो। ये जो आंसर है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का, ये एक से इंडिपेंडेंट आ रहा है क्या बच्चों, तो यहां पे मैं लिखूंगा जरा, जो ये कैपेसिटेंस आया है, ये मैं यहां पे एक टर्म लिखूंगा, इस टाइप से जो है ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन relative position of dielectric with respect to capacitor, ठीक है। बस ये कंडीशन क्या है, if dielectric material are fixed, मटेरियल का मतलब उसका ये वाला जो मटेरियल यूज किया है वही सेम मटेरियल यहां भी यूज करना है। साथ में एक और टर्म ये है कि जितना वॉल्यूम यहां है उतना ही वॉल्यूम सेम यहां पे रखना है, एज इट इज पैरेलल, उस डाइलेक्ट्रिक को शिफ्ट करा देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना, अब स्टेटमेंट की लैंग्वेज उस टाइप से अपन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां से अपन ने सोच लिया कि फर्स्ट और सेकंड रिलेटिव पोजीशन डाइलेक्ट्रिक का कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने आंसर में। चलो आगे बढ़ते हो, इसको मिटा देता हूं मैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। अगली कहानी क्या है, देखो बच्चों, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर डाल दिया जाए तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक की जगह बच्चों कंडक्टर डाल दें तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर कंडक्टर डाल दिया जाए तो क्या होगा, देखो तो समझ लेते हैं जरा, वापस से क्वेश्चन लिखता हूं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, यहां एक कैपेसिटर आ गया, ये कैपेसिटर आ गया, ये x ये y, प्लेट एरिया आपने क्या मान लिया, आपस से प्लेट एरिया जो आपने मान लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों मैंने d मान ली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, यहां से यहां तक एक कुछ कंडक्टर डाल दिया बच्चों, ये ब्लू कलर रेड कलर का क्या है, यहां से यहां तक थिकनेस t का, यहां तो एयर है और साथ में क्या कर दिया मैंने, कंडक्टर डाल दिया बच्चों, ठीक है। तो कंडक्टर डालने पे क्या होगा देखो समझ लेते हैं जरा, ये तो जो है ना रेड कलर का बच्चों, ये तो कंडक्टिंग मटेरियल है कोई, ये कंडक्टिंग मटेरियल है कोई, और बाकी ये अपना इधर वाला एयर है। तो देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर बच्चों है ना, उसको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। एप्सिलॉन आर जो बच्चों है उसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन आर, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y,
यहां जो ये एप्सिलॉन आर है इसको बच्चों बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ऐसा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिलेटिव परमिटिविटी बताया होगा मैंने एप्सिलॉन आर, और ये जो एप्सिलॉन आर होता है मीडियम अपॉन वैक्यूम, मीडियम का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी, ठीक है। ये कहानी वैसे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिंट क्या लिख लेना आपको, कंडक्टर के लिए जो एप्सिलॉन आर है बच्चों वो होता है कितना, इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना, इनफाइनाइट। चलो सोल्व कर लेते हैं जरा। तो सी जो अपना आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, पहले तो टी अपॉन इनफाइनाइट, कंडक्टर ना, कंडक्टर के लिए जो है मैं यहां पर आपको बोला भी था क्या, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए जो है, अब कंडक्टिंग मटेरियल आप समझ लेना, कॉपर ओपर इस टाइप का मटेरियल भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया बच्चों, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट डाल दिया अपन ने, तो यहाँ क्या बचेगा डी माइनस टी अपॉन 1। तो ये जो सी है वो क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये तो 0 हो गया, ये डी माइनस टी हो गया। कुल मिला के देखा जाए तो जैसे बीच में मैंने क्या कर दिया, बीच में मैंने कंडक्टर मिला दिया। अब सुनो, ये कंडक्टर लेफ्ट में लगाया जा सकता है, राइट में, या कहीं भी बीच में लगाया जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटेंस रिलेटिव पोजीशन पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो ये अगर कंडक्टर फिक्स रखा जाए मटेरियल, इसको राइट में ला दूं, लेफ्ट में ला दूं, बीच में ला दूं, सी इतना ही आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो सी कम हो गया अपना, सी क्या हो गया, कम हो गया, सी इक्विवेलेंट। ये जो सी इक्विवेलेंट है ये फॉर्मूला बच्चों अपना सीरीज कॉम्बिनेशन से आया था, याद है ना, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कम हो गया, पहले क्या आता था, अगर कंडक्टर नहीं होता तो सी क्या होता बच्चों अपने पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, तो डी माइनस टी हो गया ना। अब होगा क्या बच्चों, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे ये कैपेसिटर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ प्लस 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 चार्ज था, यहाँ माइनस 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 चार्ज था। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैंने जैसे यहाँ कंडक्टर मिलाया बच्चों, यहाँ कंडक्टर ला दिया रेड कलर का कंडक्टर, तो कंडक्टर जैसे ही आएगा ना बच्चों, ये सारा प्लस क्यू चार्ज भाग के, कंडक्टर में तो चार्ज मूवेबल होता है, ये सारा चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ से सारा प्लस गया होके यहाँ आ जाएगा। अब देखा जाए तो क्या हो गया, इफेक्टिव ये डी कम हो गया ना, कितना हो गया डी माइनस टी, तो सी जो डायरेक्ट लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट है डी माइनस टी। तो इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि कंडक्टर में चार्ज मूवेबल होता है, तो यहाँ जैसे कंडक्टर लगाता हूँ ये चार्ज मूव करके इधर आ जाता है तुरंत से, ठीक है। अगर बीच में लगाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों, बीच में लगाऊंगा ना, तो बीच में लगाने से क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ बीच में लगा दिया, यहाँ इधर तो अपना प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर बीच में लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, मूव नहीं करता, यहाँ बीच में लगा दिया, ये बीच में लगा देने से क्या होगा, यहाँ पे इस कंडक्टर पे माइनस क्यू चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा और प्लस क्यू इधर हो जाएगा, तो माइनस 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 हो जाएगा इंड्यूस, और साथ में ये प्लस 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 यहाँ पे, तो एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, ये वाला कैपेसिटर खाली, कोई काम का नहीं, ठीक है ना। उसका एप्सिलॉन सी 0 आ जाएगा, क्योंकि मेटल का डाइलेक्ट्रिक या मेटल या कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर कितना हो जाता है बच्चों, इनफाइनाइट। तो ये इस टाइप की कहानी है बच्चों, इसलिए यहाँ पे इतने वेरिएशन बनते हैं ना। एक तो ये रिलेटिव पोजीशन वाला रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है कि उसका रिलेटिव पोजीशन कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है मेटल वाला, इसलिए उस फॉर्मूले को मैंने याद रखने के लिए बोला था आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिख लेना आप यहाँ तक की। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे क्या है देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएशंस करा के बहुत सारे पैरामीटर के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे यहाँ से, ठीक है ना बच्चों। बहुत सारे पैरामीटर के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे, तो देखो किस टाइप से एनालाइज करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। पहले वाले केस में क्या मान लेता हूं मैं, अगर बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहती है तो आप लिखना मत अभी, ठीक है। जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, अभी लिखना नहीं आपको, बहुत बड़ी सी एक टेबल बनाऊंगा बच्चों में, और एक बार टेबल में बनाऊंगा, एक टेबल में बनाऊंगा, और दूसरा जो है टेबल आपको खुद को बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या है, यहां पे अपन समझते हैं वेरिएशंस विद कैपेसिटर, हेडिंग है अपने पास क्या, वेरिएशन इन कैपेसिटर। क्या क्या वेरिएशन किए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैपेसिटर में वेरिएशन करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका केस फर्स्ट वाला केस क्या है बच्चों, केस फर्स्ट, दो केस पढ़ाऊंगा मैं, केस फर्स्ट में जो है बच्चों, जैसे मान लो ऐसा बोल दिया जाए आपको, केस फर्स्ट व्हेन बैटरी is connected to capacitor always। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चों मैंने एक कैपेसिटर मान लिया है, ये कैपेसिटर मान लिया, यहां ये बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है,
ये बैटरी का ईएमएफ कुछ भी मान लिया ई, और ये इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है मैंने मान लिया क्या, सी। अभी बैटरी हमेशा हमेशा कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये अपने को समझना है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं जरा, पहला तो इसमें अगर बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पॉइंट याद रखने वाला बच्चों क्या है, स्टार मार्क कर देता हूं पहले से, स्टार मार्क कर लेते हैं पॉइंट को। क्या होगा इसमें हमेशा एक वेरिएशन ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ऑलवेज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, वो क्या होगा बच्चों, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ये ध्यान रखना है। कब, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो, क्लियर है। अब क्या कौन कौन से पैरामीटर पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, ये यहां से समझते हैं, ठीक है। मैं यहां से वेरिएशंस लिखूंगा, कुछ वेरिएशंस, ठीक है, और उन वेरिएशंस के बारे में अपन समझते हैं एक एक करके। तो पहला वेरिएशन क्या है, देखो वेरिएशंस लिखता हूं, ये टेबल बनानी पड़ेगी, इसे टेबल में बहुत सारी टर्म आएगी, इसलिए आप पहले अभी टेबल में बनाओ मेरे साथ साथ, वेट करो टेबल का क्या क्या आएगा, देखो समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4, 4 वेरिएशन कराऊंगा, ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं करा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं रेड कलर से नहीं लिखता हूं, सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहां लिख रहा हूं बच्चों वेरिएशंस, क्या वेरिएशंस करा रहा हूं मैं वो यहां लिख रहा हूं, ठीक है। और वेरिएशन के बाद में जो फाइनल कौन कौन सी क्वांटिटीज पे आपको इफेक्ट देखना है वो भी लिख लेते हैं जरा, ठीक है ना। फर्स्ट वेरिएशन क्या बच्चों, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इनसाइड कैपेसिटर। यार ये तो जगह कम पड़ेगी अपने पास, यहां तक ला देते हैं इसको, ठीक है। पहला वाले केस में क्या किया बच्चों ने, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया, क्या, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इन कैपेसिटर। पहला एजिटिस खाली कैपेसिटर का है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। पहला तो इफेक्ट किस पे देखना है बच्चों, मुझे पहला इफेक्ट देखना है, दूसरा इफेक्ट देखना है। पहला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वी, मैंने शॉर्ट में वी लिख दिया, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। दूसरा बच्चों चार्ज ऑन कैपेसिटर, और कैपेसिटर पे जो चार्ज लिखते हैं ना अपन, वो लिखते हैं क्या, क्यू। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट इफेक्ट देखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। यहां क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, किसका, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने पे। टेबल आपको पहले से नहीं बनानी बच्चों, टेबल पहले बना लोगे, देखो मेरी टेबल बार बार गड़बड़ हो रही है तो आपकी तो और ज्यादा गड़बड़ होगी। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराना है तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, या मैं लिखता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सिग्मा है बच्चों, जिसको सिग्मा से अपन डिनोट करते हैं। एक और ये टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। और एक और टर्म है बच्चों, मैं यहां लिखता हूं, ये वी को बाद में ला देता हूं, वी को बाद में ला दिया। यहां एक और टर्म बच्चों कैपेसिटेंस, ठीक है। एक और टर्म क्या है बच्चों अपने पास, कैपेसिटेंस सी। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने पे, ठीक है। तो समझ लेते हैं जरा, 1 2 3 4, ठीक है। चारों में पहले मैं तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहा हूं, आगे क्या क्या वेरिएशन होंगे वो भी लिख रहा हूं। तो पहले मैं यहां ये बताता हूं कि कौन सा फॉर्मूला से आपको देखना है। जैसे पहला तो C इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से देखना है, Q इक्वल टू CV से देख लेना है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपके पास Q स्क्वायर बाई 2C होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। इन दोनों में से एक से ही देखना है, हाफ QV से देखना। सिग्मा आपको पता है बच्चों Q अपॉन ए होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास अलग अलग है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है उसको, और बराबर मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं V अपॉन डी वाला भी, ठीक है, जो आपकी मर्जी उससे देख लेना है। अब ये मैंने यहाँ हिंट लिखा है, ये अपने पास है हिंट कि कौन से फॉर्मूला यूज फॉर्मूला, ये वाले जो है ना हिंट है, ठीक है, मतलब कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, ये वाले फॉर्मूला मैंने हिंट दे दिया, उनको यूज करना है। पहला क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इन कैपेसिटर। मतलब पहला मैं समझाता हूं, पहला इफेक्ट समझते हैं जरा क्या क्या है बच्चों। अगर मान लो ये पहले कैपेसिटर जो है ना वो एयर वाला था, मतलब इसके अंदर एयर थी, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने में क्या होगा बच्चों, पहले तो सी के बारे में समझ लेते हैं। जो सी है वो इंक्रीज कर जाएगा और कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू, यहाँ पे जो सी डैश होगा बच्चों, सी डैश क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका मतलब ये के टाइम्स हो गया, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक डाला मैंने, जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब एक चीज, ये तो बच्चों ये आपको ये वाला भी है ना, Q इक्वल टू सी, अभी तो बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए बच्चों, Q इक्वल टू CV से चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। पहले चार्ज कितना था, C इंटू वी, अब कितना हो जाएगा, C डैश इंटू वी, वी तो वही रहा, C बढ़ गया, तो Q डैश कितना हो गया, KC इंटू वी, तो K इंटू Q हो गया, जितना पहले चार्ज था उस चार्ज से बढ़ गया होगा। अच्छा एक चीज याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज्यादा ही होता है हमेशा। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चों, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट अगर इस पॉइंट की बात करूं बच्चों, यहाँ पे मेरे को Q स्क्वायर अपॉन 2C वाला फॉर्मूला देखना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर वाला, हाफ CV स्क्वायर वाला देखना चाहिए, क्योंकि Q का इफेक्ट V कांस्टेंट है ना, यहाँ Q और C दो का इफेक्ट देखना पड़ेगा, इसमें हाफ CV स्क्वायर में मुझे ओनली C का इफेक्ट देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। V तो कांस्टेंट है, तो U डैश कितना आ गया, हाफ KC इंटू वी स्क्वायर, मतलब ये भी K टाइम्स हो गया इनिशियल से, ठीक है। अब यहाँ पे Q देखता हूं जरूर, सिग्मा डैश क्या हो गया, ये Q जो है पहला वाले चार्ज से बढ़ गया, K Q अपॉन ए हो गया, तो K इंटू सिग्मा हो गया, मतलब ये भी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे देखना है बच्चों, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बच्चा अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखता है, अगर कोई स्टूडेंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखता है, तो बच्चों सिग्मा भी बढ़ गया, सिग्मा की जगह क्या क्या लिख दूंगा मैं, K सिग्मा और नीचे K एप्सिलॉन नॉट, तो K से K गायब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस वही रहेगा। अब यहां से मैं V अपॉन डी से देखता हूं, V अपॉन डी से देखने में कोई झंझट ही नहीं है, V अपॉन डी से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो E ही रहा क्या। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर आप तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखो, तो सिग्मा अपॉन, जैसे मैं दोनों से देख के बता देता हूं आपको, V अपॉन डी, तो ये तो E ही रहा। अगर कोई देखता है जैसे सर सिग्मा की जगह क्या आ गया बच्चों, K सिग्मा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट, K से K गायब हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहा अपना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे समझते हैं जरा। नेक्स्ट आगे क्या है, अगर मैं प्लेट एरिया बढ़ा दूं बच्चों, ये जो प्लेट एरिया है ना, इस प्लेट एरिया को बढ़ा दिया जाए, ये प्लेट एरिया बच्चों, इस प्लेट एरिया को क्या कर दूं मैं, इंक्रीज कर दूं, सॉरी प्लेट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दूं मैं, मतलब डी को इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये आ गया सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेस। तो ये जो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है क्या बच्चों, अगर ये D बढ़ेगा, यहां से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा लिख देता हूं D इंक्रीज, अगर D इंक्रीज होगा बच्चों, अगर ये D इंक्रीज होगा तो C डिक्रीज होगा, बस इसमें इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ही बताना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि कितना इंक्रीज किया प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना इंक्रीज किया ये तो मैंने बताया नहीं आपको, तो यहां से C तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ चार्ज और कैपेसिटर, अगेन ये तो कांस्टेंट रहेगा, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है। केस फर्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है, अगर बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। अगर C डिक्रीज हुआ तो ये Q चार्ज जो होगा, मैं यहाँ पे डिक्रीज लिख देता हूँ बस ऐसा, मतलब C जो है कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो Q इक्वल टू CV, C डिक्रीज हुआ V वही है, तो चार्ज भी डिक्रीज हो गया होगा क्या बच्चों, ठीक है।
अब यहाँ पे U जो है मैं पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्मूले से देख रहा हूँ बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर से देखता हूँ। हाफ सी वी स्क्वायर से क्यों देख रहा हूँ, V कांस्टेंट है तो C अगर डिक्रीज हुआ तो हाफ सी वी स्क्वायर भी डिक्रीज होगा। सिग्मा देख लेते हैं बच्चों, सिग्मा में एरिया तो कांस्टेंट है, प्लेट एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यू क्या हो गया बच्चों, क्यू अगर डिक्रीज करा तो ये भी डिक्रीज करेगा। ये वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। V अपॉन डी से देखो, आप तो V अपॉन डी से देखो, या अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखें, V अपॉन डी से भी देख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी देख सकते हो। V अपॉन डी में V तो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और मैं सेपरेशन इंक्रीज कर रहा हूं, D को बढ़ा रहा हूं। अगर D को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। D को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहां से देख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, मीडियम थोड़ी डाला है, तो सिग्मा कम होगा तो ये भी कम होगा। ये आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन क्या है बच्चों, नेक्स्ट वेरिएशन जो है एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीजेस। अगर मैं प्लेट का एरिया बढ़ा दूं बच्चों, प्लेट का एरिया बढ़ा दूं, अच्छा मैं जब ये थर्ड वाला पैरामीटर करता हूं ना तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, डाइलेक्ट्रिक में कोई चेंजेस नहीं होते, जो है एज इट इज रहता है। प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है एज इट इज रहता है, बस ये एक सिंगल वेरिएशन कंसीडर करना है आपको, ठीक है ना। अब अगर मैं एरिया बढ़ा दूं बच्चों तो सी बढ़ेगा क्या, एरिया बढ़ा दूं प्लेट का एरिया तो सी बढ़ेगा क्या, और सी बढ़ेगा, यहां से देखता हूं सी बढ़ेगा, V कांस्टेंट है, ये तो V तो कांस्टेंट रहेगा। V कांस्टेंट क्यों बच्चों, V कांस्टेंट इसलिए क्योंकि बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है, तो ये कांस्टेंट V कांस्टेंट हो गया। C इंक्रीज कर रहा है तो चार्ज भी इंक्रीज करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर से इंक्रीज करेगा। V कांस्टेंट है, C इंक्रीज कर रहा है। अभी Q अपॉन S है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझना है, यहाँ पे सिग्मा पे अपन को ध्यान लगाना है, ठीक है। ये सिग्मा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, Q भी बढ़ रहा है क्या, Q बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है, बट सिग्मा पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी आगे समझते हैं। इस बॉक्स को ब्लैंक रहने दो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं। ये रिवर्स आएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन इसको रिलेट करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं बच्चों, V बाई डी से समझा दो, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, V अपॉन डी से समझ लें तो एरिया बढ़ाने पे V पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एरिया बढ़ाने से जो V इन प्लेट का एरिया बढ़ाने से जो है अपने पास V पे कोई फर्क नहीं पड़ा, D पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाना चाहिए, कांस्टेंट। अगर मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखूं बच्चों, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से नहीं देखना अपने पास, सिग्मा का तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, तो यहां से मैं क्या लिख लिया, ऐसा लिख दूं, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बच्चों, V बाई डी से देखो जरा, V अपॉन डी से, तो V तो कांस्टेंट है ये, और D में कोई चेंज नहीं हुआ एरिया से, तो V बाई डी कांस्टेंट आ गया। तो ऐसा एरो लगा देंगे, ऐसा एरो मतलब ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट। अब यहां से अपन सिग्मा को रिलेट करते हैं, तो यहां से अपन क्या रिलेट करें बच्चों, ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, V अपॉन डी के। तो यहां से रिलेट करते हैं, V कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो सिग्मा भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर आप Q अपॉन S से देखोगे तो यहां से समझ नहीं आएगा, Q भी इंक्रीज कर रहा है, एरिया भी इंक्रीज कर रहा है, पर आपको ये तो नहीं पता लगा ना कि कौन कितना तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये वाले ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैंने रिलेट किया कहां से, इसको मैंने रिलेट किया यहां से, ठीक है ना, यहां से रिलेट करके इसका आंसर निकालना, ठीक है। तीन ही वेरिएशन देखने, बाकी वेरिएशन इनके रिवर्स है। रिवर्स बोले तो जैसे इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, बोले जाए डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर ले तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर ले तो देख लेना उसके कोड। इसमें मैंने प्लेट के बीच का लेंथ D, ये प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा है, अगर कम करूंगा तो उसका इफेक्ट भी देख लेना। एरिया बढ़ा है, एरिया कम करूं तो वो भी देख लेना। तो इस टाइप से बच्चों केस फर्स्ट बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर से अक्षरों में आप लिख डालो इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना। चलो अगला समझते हैं जरा, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है बच्चों, अच्छा बैटरी लिखना, बैटरी लिख दिया, बैटरी, ठीक है। तो इसको पूरा मैं मिटा देता हूं, वेरिएशन ऑन कैपेसिटर, केस सेकंड लिखता हूं वापस से। वापस बच्चों वीडियो पॉज करके पूरी टेबल बना लो आप। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है यहाँ पे, बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं आज डाइलेक्ट्रिक पूरा कवर करना चाह रहा था, इसलिए उस चक्कर में लेक्चर अपना थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं मैं टेबल, आप लोगों ने पूरी लिखी ली होगी। मैं वापस से टेबल बनाता हूं। केस सेकंड में क्या है बच्चों, केस सेकंड समझ लेते हैं जरा। केस सेकंड, केस सेकंड में बच्चों अपन ने क्या किया, फर्स्ट बैटरी कनेक्टेड एंड कैपेसिटर चार्ज। कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया, देन बैटरी रिमूव।
बैटरी को रिमूव कर दिया। ठीक है, कहानी समझाता हूँ डायग्राम से। मान लो बच्चों ये बैटरी है, यहां से बैटरी है, ये स्विच लगा दिया, मान लो अपन ने यहाँ पे ये स्विच लगा दिया, ये बैटरी का ईएमएफ, ये कैपेसिटर। अब मैंने क्या किया, ये स्विच को क्लोज किया। जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो इस कैपेसिटर में प्लस क्यू चार्ज आएगी, इसमें माइनस क्यू आ गई वाले प्लेट, तो प्लस 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 चार्ज आ गई, इधर माइनस 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 चार्ज आ गया। अब मैंने क्या किया, वापस से इस स्विच को ओपन कर दिया बच्चों। स्विच को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ये इस टाइप से ओपन हो गया वापस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये ई आ गया, ये सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस प्लस चार्ज आ गया बच्चों, ये माइनस 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 चार्ज आ गया। अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले क्या किया मैंने, बैटरी को कनेक्ट कर दिया और बैटरी को फिर हटा लिया है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज ऑन कैपेसिटर ये कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये क्या रहेगा बच्चों अपना कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से ध्यान से सुनना, बैटरी कनेक्टेड थी, बैटरी हटा दी, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालूंगा। तीन वेरिएशन वापस हुई। पहले मैं क्या करूंगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराऊंगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाऊंगा, एरिया बढ़ाऊंगा, बट ये चीज ओपन है कि चार्ज कैपेसिटर में वेरिएशन करा रहा हूं। ठीक है ना, तो वापस से वो बड़ी सी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, बड़ी सी टेबल आपको नहीं बनानी है अभी, पहले बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पूरा ध्यान से समझ लो एक बार पहले, फिर बना लेना। टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, टेबल आप बना ही लोगे, समझ ही जाओगे। कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, करना क्या है। यहां लिखता हूं मैं सीरियल नंबर। फर्स्ट वाले केस में तो पन्ने लिख दिया बच्चों, क्या सीरियल नंबर। ठीक है, पहले केस में क्या लिखा था, वेरिएशंस लिख रहा हूं, अलग अलग वेरिएशंस होंगे आपके। फिर वेरिएशन से इफेक्ट देखने, सबसे पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के बाद इफेक्ट देखना है बच्चों को किसका, पहला इफेक्ट देखना है कैपेसिटेंस का, दूसरा देखना है किसका, क्यू आपको पता है ना, क्यू क्या है बच्चों, चार्ज ऑन कैपेसिटर। फिर क्या है वी क्या है बच्चों, वी भी आपको पता है ना, वी क्या है, सोचो जल्दी से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी यू का इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो यू का इफेक्ट देखना है। फिर उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद आपको सिग्मा वाला इफेक्ट देखना है बच्चों, सिग्मा। अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, पिछले वाले में नाम लिख ही दिया था मैंने। और सिग्मा के बाद में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इफेक्ट देखना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां तक की कहानी तो आपने पहले भी समझी है, अब मैं वापस से समझा देता हूं। क्या देखो, 1 2 3 4, पहले हिंट लिख देते हैं। कौन सा हिंट यूज करना है, कैपेसिटेंस में तो वही फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, क्यू तो सब जगह कांस्टेंट रहेगा, क्यू इक्वल टू सीवी, क्यू इक्वल टू सीवी, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बराबर हाफ सीवी स्क्वायर। सिग्मा को क्या लिख दूं बच्चों, क्यू अपॉन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लिख सकते हो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लिख सकते हो v अपॉन डी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, 1 2 3 तीन वेरिएशन करा रहा हूं। पहला तो क्या करा रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इन कैपेसिटर। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, सारा खुद से सॉल्व करो। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज कर दे बच्चों। शुरू हो जाओ, पूरा टेबल खुद से बनने आप। नेक्स्ट, प्लेट एरिया इंक्रीज कर दें। ठीक है, प्लेट एरिया इंक्रीजेस। तो शुरू हो जाओ जरा बच्चों, 5-10 मिनट जितना भी टाइम लग रहा है पूरा टाइम लो आराम से, और पूरा का पूरा सॉल्व कर डालो इसको बच्चों। ठीक है, सॉल्व करो तो जल्दी। तो अब देखते हैं जरा क्या है, यहां से समझते हैं जरा, फटाफट से समझ लेते हैं जरा क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबसे पहला इफेक्ट किसका है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक का। तो सबसे पहले तो ये तो हर केस में ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट आंसर वेरीफाई कराना जरा बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, पहले केस में क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दी, तो ये इंक्रीज, अब मैं इफेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये इंक्रीज करेगा, और प्लेट का सेपरेशन बिटवीन प्लेट इंक्रीज, डी इंक्रीज करा दे तो ये डिक्रीज, और एरिया इंक्रीज करा दे तो इंक्रीज। क्लियर है,
ये कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर पहले ही समझा दिया, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। जब बैटरी हटा दी गई हो तो चार्ज कैपेसिटर पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज आता कहां से, बैटरी तो सप्लाई करती है, अब बैटरी हटा दी तो कहां से चार्ज आएगा, ठीक है ना। पहले जितना चार्ज आ गया वो Cv, कितना चार्ज आ जाएगा इस पे Ce, ये जो Q है ना, ये कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों Ce, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E और C, तो Q इक्वल टू Cv से लिखूंगा C आ गया। अगला ये वाला वेरिएशन देखते हैं बच्चों जरा। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, अब मुझे क्या देखना है बच्चों, Q इक्वल टू Cv, Q तो कांस्टेंट है, मुझे V देखना है, तो V क्या आ गया Q बाई C, तो Q कांस्टेंट है, C का रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा, कम ज्यादा कम, ठीक है ना। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटेंस कम हुआ तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस ज्यादा हुआ पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला यूज करना है आपको हाफ Cv स्क्वायर वाला, कौन सा, हाफ Cv स्क्वायर का, क्यों, सॉरी हाफ Cv स्क्वायर यूज नहीं करना, Q स्क्वायर अपॉन 2C यूज करना है। Q स्क्वायर अपॉन 2C में Q तो कांस्टेंट आ गया बच्चों, C का इफेक्ट जो है ना वो इनवर्स में आ रहा है, यहाँ पे इनवर्स में आ रहा है, मतलब इसके जैसा हो गया, ठीक है ना। C पहला वाले केस में C बढ़ गया, C बढ़ गया तो U कम हो जाएगा, C डिक्रीज कर गया तो U इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला इफेक्ट आ गया, सिग्मा लिखूं Q आई है, पहला वाले केस में कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, एरिया पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट। नेक्स्ट वाला में प्लेट एरिया अगर मैं इंक्रीज कर दूं, प्लेट एरिया अगर इंक्रीज कर दूं तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ध्यान समझना बच्चों ये वाला इफेक्ट, ठीक है ना। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में V बाई डी से नहीं देखना, V बाई डी से इसलिए नहीं देखना क्योंकि V बदल रहा है, V बदल रहा है ना, तो आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से देखो। पहला वाले केस में क्या हुआ बच्चों, सिग्मा तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट्रिक आ गया, मतलब नीचे कुछ आ गया, क्या नीचे कुछ आ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ रहा है, ऊपर तो कांस्टेंट। प्लेट सेपरेशन, सेपरेशन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, सिग्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाने पे सिग्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगला वाले में प्लेट एरिया बढ़ाने पे, प्लेट एरिया बढ़ाने पे क्या होगा बच्चों, सिग्मा कम हो गया, सिग्मा कम हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से लास्ट वाले में जो अपन ने समझा ना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे से 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, खूब सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बड़ी टेबल बना के पूरा लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया आज वाला लेक्चर। तो बच्चों आज वाला लेक्चर यही क्लोज करता हूं, आप अपनी टेबल में मैच कराना और पूरा का पूरा लिख लेना, अब वीडियो पॉज नहीं भी करोगे तो लिखना ही पड़ेगा। तो आज वाला लेक्चर बच्चों यही क्लोज करते हैं, थैंक यू। बड़ा लेक्चर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख डालो पूरा।